हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग एक नया सेट जो है सेट नंबर 16 का जो है एसएसटी लेकर के आप लोगों के सामने उपलब्ध यानी उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें एसएसटी का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे यानी सामान्य अध्ययन का यानी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो सीटीएट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पीवाईक्यू है जो कब पूछा गया है, तो ये 2021 में पूछा गया है। 2021 का क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे एसएसटी का। टोटल कितना 60 क्वेश्चन होगा। अगर इसे 60 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, डेली जो पीवाईक्यू जो डाल रहे हैं उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो इसको एग्ज़ाम में जो आपको इसमें से कम 50 क्वेश्चन तो है, 50+ क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं तो, क्योंकि इसी से रिपीटेड होते रहता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, क्योंकि डेली इस चैनल पर जो है एक सीडीपी और एक एसएसटी का जो है वीडियो डेली जो है अपलोड होता है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस सेशन को पूरा वॉच कीजिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 31 से जो है क्वेश्चन 31 से जो है हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। 31 में दिया गया है कि अभिकथन ए में दिया गया है कि भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, भारत में जो अधिकतर वर्षा जो होती है मानसूनी पवनों से होती है। क्या ये कथन सही है? और कारण में दिया गया है कि भारत उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि कथन ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है, या दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, या दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहे। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं। ठीक है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, भारत में जो अधिकतर वर्षा कैसी होती है? मानसूनी पवनों से होती है। अधिकतर वर्षा यानी वर्षा जो होती है कैसी होती है? भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के कारण होती है। ठीक है, इसके बाद कारण में दिया गया है कि ये किस कारण से होता है, तो ये होता है भारत उष्ण कटिबंध में अवस्थित है, इसके कारण से होता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग जो है 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस क्लास का जो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन जो है उल्का पिंड के बारे में सही है? पहला में दिया गया कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, यानी ये चक्कर लगाते हैं और पत्थरों के क्या है? छोटे छोटे टुकड़े, यानी चक्कर लगाने वाले क्या है? एक पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जैसा होता है। ठीक है, ये सही होगा। और दूसरा में दिया गया है कि ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और तीसरा दिया गया है कि इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। और चौथा दिया गया है कि इनके आकार को भूआभ कहा जाता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है सही हो जाएगा। उल्का पिंड के बारे में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे क्या है? टुकड़े हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 में दिया गया है, 33 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? यानी कौन से महासागर जो है बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? ए में दिया गया है, यानी पहला में दिया गया कि हिंद महासागर, दूसरा में दिया गया कि अटलांटिक महासागर, तीसरा में दिया गया कि आर्कटिक महासागर, और चौथा में दिया गया कि दक्षिणी महासागर। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी तीसरा सही हो जाएगा। आर्कटिक महासागर जो है बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा? तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर क्या है, कहाँ पर है? कि उत्तरी ध्रुवों के पास है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 34 में दिया गया है। 34 में दिया गया कि नीचे दिए गए
लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करना है। किसका पहचान करना है? वनस्पति का पहचान करना है कि कौन सा वनस्पति है। ए में दिया गया कि यह वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है, ठीक है। बी में दिया गया है कि यह वनस्पति यानी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और कैसा है? खारे पानी में जीवित रहते हैं, ठीक है। और सी में दिया गया है कि सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की प्रमुख यानी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है, ठीक है। तो ये कौन सा वनस्पति होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होगा, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, या मैंग्रोव वन होगा या शंकुधारी वन होगा, ठीक है। मैंग्रोव होगा या शंकुधारी वन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? तो ये मैंग्रोव वन का जो है उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलवायु के बारे में जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथन यानी दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करना है, जिसमें से सही उत्तर को क्या करना है? चयन करना है यानी चुनना है, ठीक है। ए में दिया गया यानी अभी कथन ए में दिया गया है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है, ठीक है। और बी में दिया गया है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा? ए होगा ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन होगा, दूसरा या तीसरा या चौथा, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ए सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, ए सही है और बी जो है क्या है? गलत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यानी जलवायु क्या होता है? किसी मौसम की ऐसी औसत स्थिति होती है जो लंबी अवधि तक क्या होती है? रहती है, लंबी अवधि तक रहती है, ठीक है। लेकिन मौसम क्या होती है कि तुरंत ही बदलता है, ठीक है, कुछ ही क्षणों में बदल जाता है, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये अक्षांश है, ऊंचाई है, दबाव है, पवन प्रणाली है, समुद्र से दूरी है और समुद्र धाराओं और बचाव है, ठीक है। ये सभी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 36 में दिया गया है कि वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत में के अंदर होती है? वर्षा और कोहरा जैसी घटना जो होती है किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, बाह्य मंडल में। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में होती है। किस में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, 13 किलोमीटर होती है, ठीक है। 13 किलोमीटर सरफेस से कितना किलोमीटर? औसतन जो होती है 13 किलोमीटर होती है। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है, वर्षा होती है, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सभी इसी परत में होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 में दिया गया कि अग्नि सेल, ठीक है, क्या दिया गया कि अग्नि सेल के बारे में कौन सा यानी अग्नि सेल के बारे में कथन ABC पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ए में दिया गया है कि अवसादी शैल ताप और दाब के कारण अग्नि शैल में परिवर्तित यानी बदल जाते हैं, ठीक है। बी में दिया गया कि ये शैल पृथ्वी की प्रकृति के काफ़ी अंदर दोनों जगहों पर मौजूद होता है। और सी में दिया गया है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नि सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और सी जो है सही है। ये और ये सही है, लेकिन ए जो है ये गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है? ए और ये जो क्या है? गलत है। ए सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही है लेकिन ए गलत है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 में दिया गया कि लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। लद्दाख के बारे में जो कौन सा कथन गलत है? पहला दिया गया कि इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है, ठीक है। बी में यानी दूसरा में दिया गया कि यहाँ ग्रेंकी हिमानी अवस्थित है। तीसरा में दिया गया कि चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। और चौथा में दिया गया कि लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। ये काराकोरम यानी कौन सा गलत है? तो ये पहला गलत है। ठीक है। काराकोरम दक्षिण में नहीं है। ठीक है। इसमें बता रहा है कि दक्षिण में है, यानी इसके दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में बता रहा है, ये क्या है? गलत है। तो ये किधर है? उत्तर में। काराकोरम रेंज किधर है? उत्तर में है। ठीक है। और जास्कर क्या है? जास्कर जो है लद्दाख के दक्षिण में है। ठीक है। जास्कर लद्दाख के दक्षिण में और काराकोरम किधर है? उत्तर में है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 39 में दिया गया है। 39 में दिया गया कि स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है? ठीक है। किनको किनको जोड़ता है? तो स्वर्ण चतुर्भुज किसको किसको जोड़ता है? तो कोलकाता को, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, यहाँ हो गया दिल्ली, कोलकाता को जोड़ता है, दिल्ली को जोड़ता है, और मुंबई, ठीक है, और चेन्नई। ठीक है। ठीक है, इसको जोड़ता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, यानी दिल्ली हो गया। ठीक है। सॉरी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है। चेन्नई, चेन्नई। ठीक है। चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है। इसमें से अहमदाबाद इसमें दिया है, ये गलत है। अहमदाबाद दिया गलत है। इसमें पुणे दिया गया, गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तरंगे तब पैदा होती है जब, तरंगे कब पैदा होती है? पहला में दिया गया कि समुद्री सतह पर पवन बहती है तब होती है, या दूसरा दिया गया है कि सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते तब होती है। तीसरा में दिया गया कि समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है तब होता है, या चौथा में दिया गया है कि समुद्र की सतह पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तब जाकर के तरंगें पैदा होती है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी समुद्री सतह पर पवन बहती है तब जाकर के क्या होती है? तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन 41 में, चलिए क्लिक, 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित में कथन ए और बी पर कर है कि विचार करना है और कौन सा सही है उसको चुनना है। ठीक है। कथन ए में दिया गया कि सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। ठीक है। और दूसरा में दिया गया है, बी में दिया गया कि अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसमें से कर रहा है जो कौन सा सही है? 41 नंबर में कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। दोनों का दोनों गलत है, यानी धात्विक खनिज जो होता है अलौह नहीं होता है, ये क्या होता है? लौह खनिज होता है। धात्विक खनिज कैसा खनिज होता है? तो ये लौह खनिज हो जाता है। ठीक है। तो अभ्रक क्या है? अभ्रक अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। अभ्रक कैसा खनिज है? तो ये अधात्विक खनिज है। तो 41 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। दोनों का दोनों गलत है। ठीक है। इसके बाद 42 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ए में दिया गया, यानी पहला में दिया गया वनस्पति तेल उद्योग, बी में दिया गया सूती वस्त्र उद्योग, यानी दूसरा में, तीसरा में दिया गया कि मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, और चौथा में दिया गया चर्म उद्योग। ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, ये जो क्या है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। उसके बाद 43 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ठीक है। परंपरागत स्रोत इसमें से कह रहा है कि ढूंढना है कौन सा जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ठीक है। ए में दिया परमाणु ऊर्जा, बी में ज्वारीय ऊर्जा, सी में दिया गया, यानी तीसरा में दिया गया जल विद्युत, और चौथा में दिया गया बायोगैस। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी परंपरागत ऊर्जा कौन सा है? तो पहला जो है परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है। पहला यानी पहला नंबर में जो है परमाणु ऊर्जा जो है क्या है? परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण में सौर ऊर्जा होता है, जैव ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब होता है। ठीक है। और परमाणु ऊर्जा कौन सी होती है? तो परमाणु ऊर्जा जो होती है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होती है। प्राकृतिक पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, नाइट्रोजन हो गया, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब क्या होते हैं? परमाणु ऊर्जा के
पारंपरिक स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 में दिया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जो किस विधि से जिस विधि से किया जाता है वो कौन सा है, यानी किस विधि से जो है निष्कर्षण किया जाता है। ए में दिया गया कि विविध खनन द्वारा, दूसरा में दिया गया कि प्रवेधन द्वारा, और तीसरा में दिया गया खनन द्वारा, और चौथा दिया गया कि कुपिकी खनन द्वारा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, प्रवेधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जो होते हैं जो खान में यानी खान में होते हैं, वो खनिज जो होते हैं जो पृथ्वी के सतह से काफ़ी जो नीचे पाए जाते हैं उनकी खुदाई प्रक्रिया जो होती है द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और सतह के पास मौजूद खनिजों को उत्खनन की प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 45 में दिया गया है कि हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की? पैदल, घुड़सवार, किस माध्यम से किया? पैदल किया या घोड़े की सवारी द्वारा या ऊँट की सवारी द्वारा या बैलगाड़ी द्वारा? ठीक है, सिल्क रूट में कैसा करता था? ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें ये पहला सही हो जाएगा, यानी ए, बी और सी। ठीक है, तीनों द्वारा। बैलगाड़ी उस समय में नहीं था। ठीक है, बैलगाड़ी नहीं था। ठीक है, तो उस समय में क्या करता था, पैदल भी जाते थे, घोड़े की सवारी करते थे, ऊँट की सवारी करते थे। ठीक है, ए बी सी सही हो जाएगा, यानी पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। करीब 7000 साल पहले, ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, पैदल नहीं करते थे, सॉरी बैलगाड़ी से नहीं जाते थे, पैदल जाते थे, घोड़े की सवारी से या ऊँट की सवारी से। इसके बाद 46 में दिया गया कि सशक्तिकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़े। ठीक है, कथन ए में दिया गया है कि औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। बी में दिया गया है कि बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए गांव में सवर्ण जमींदारों तथा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का जो है एक मौका था। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही हो जाएगा? ठीक है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल जो है बी सही है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यानी दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 47 में दिया गया कि सही मिलान करना। ईदगाह किसे कहा जाता है? तो ये संत का मकबरा होता है। ईदगाह क्या होता है? संत का मकबरा होता है। ठीक है, ईदगाह किसे कहा जाता है? ये खुली नमाज का जो है, सॉरी, ईदगाह क्या होता है? खुली नमाज का जो है जगह होता है। ठीक है, खुली नमाज का जगह होता है, जिससे क्या खुला प्रार्थना स्थल भी कहा जाता है, तो कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन सी यहाँ है। ठीक है, पहला का ऑप्शन सी यहाँ है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन सी यानी यही हो जाएगा। यार ईदगाह किसे कहा जाता है? जहाँ पर मुस्लिम लोग जो है प्रार्थना करते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? खुला प्रार्थना स्थल या नमाज जहाँ पर पढ़ते हैं। दरगाह के किसे कहा जाता है? ये संत का मकबरा होता है। ये क्या होता है? संत का मकबरा होता है। दरगाह क्या होता है? ये संत का मकबरा होता है। ठीक है, इसके बाद कुलदेशिक क्या होता है? तो कुलदेशिक जो होता है एक मृत, ठीक है, ये क्या होता है? एक मृत अंत, जहाँ मृत अंत के साथ रास्ता। ठीक है, एक मृत अंत के साथ क्या होता है? ये रास्ता, जहाँ जाकर के क्या होता है? रास्ता बंद हो जाता है। जहाँ जाकर क्या होता है? रास्ता बंद हो जाता है। एक जगह जाने के बाद क्या होता है? रास्ता बंद हो जाता है, तो क्या कहलाता है? कुलदेशिक। ठीक है, और खानका किसे कहा जाता है? यानी विश्राम करने का स्थल, सूफी संतों का जब विश्राम घर होता है उसे क्या कहा जाता है? खानका कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। पहला में दिया यानी ए में दिया गया कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी स्पर्धा के कारण हुआ है। ठीक है,
और दूसरा में दिया गया है कि भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन के भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यानी ए गलत है, बी सही है, ये सही है, लेकिन पहला जो था वो गलत है। ठीक है, इसके बाद 49 में दिया गया है कि उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि ए में दिया गया है चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके। ठीक है, बी में दिया गया है कि वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोनों जो है क्या सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 50 में दिया गया कि भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? सामाजिक लोकतंत्र। बी में दिया गया कि राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही है उसको चुनना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यानी ये क्या कहलाता है? यानी राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है। ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 51 में दिया गया है कि ये मिलान करने वाला है। ठीक है, इसको मिलान करना है। खोंड जनजाति कहाँ रहते थे? नेसी, बंजारा, ठीक है, गोरी, ये सब कहाँ रहते थे? ठीक है, इसको कह रहा है कि मिलान करना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का खोंड कहाँ रहते थे? खोंड जनजाति जो है उड़ीसा में रहने वाले थे। यानी पहला का बी कहाँ पर है? तो यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, ये इसमें नहीं है, ये खत्म। उसके बाद बंजारा यानी नीसी दिया गया। नीसी कहाँ रहते थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश। नीसी कहाँ रहते थे? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा का सी यहाँ है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। दूसरा का सी कहाँ है? तो इसमें है, तो अब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? डी, तीसरा का डी। ठीक है, महाराष्ट्र में बंजारा कहाँ रहते थे? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, और गुर्डी कहाँ रहते थे? तो कुल्लू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 52 में दिया गया कि मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग। ठीक है, नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था। ठीक है, बाग इसके डैश यानी पूर्व में था, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या था? बाग, ये जो बाग इसके किधर था? दक्षिण में था। किधर था? तो दक्षिण में था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 में दिया गया है कि कलाक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम जो है चुनना है। सैयद, तुगलक, तुर्की, खिलजी। ठीक है, ये खिलजी होगा यहाँ पर, खिलजी। ठीक है, इसके बाद खिलजी, सैयद, तुर्की यानी तुगलक, लोदी यानी तुर्की। ठीक है, उसके बाद तीसरा में दिया तुगलक, तुर्की, खिलजी, सैयद। चौथा में दिया गया कि तुर्की, खिलजी, तुगलक और सैयद। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा, तुगलक, तुर्की, खिलजी और सैयद। तुगलक, तुर्की, खिलजी, सैयद। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 54 में दिया गया है। 54 में दिया गया कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़े। ए में दिया गया कि मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। ठीक है, बी में दिया गया कि मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा, दोनों जो है सही हो जाएगा। देवी देवताओं के जो है संस्कृति का भी केंद्र था। ठीक है, मध्यकाल में, और ये जो है मध्यकाल में जो है
शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए भी मंदिर में बनवाए जाते थे। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद 55 में दिया गया है कि अतीत के बारे में, यानी अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता था। अतीत में जो बनी वस्तुओं का जो है प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का जो है अध्ययन करते तो उसे क्या कहा जाता था? जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञानी या संग्रहालय विज्ञानी या इतिहासकार या पुरातत्वविद। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है, जो पुराने चीज़ों को जो अध्ययन करता है। ठीक है, बहुत से हजार साल पहले बनी चीज़ों को जो है अध्ययन करते हो, वस्तु को जो अध्ययन करते हो उससे क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। ठीक है, इसके बाद 56 में दिया गया है कि महाजन पद में मिलने वाले वलयकूप, ठीक है, वलयकूप उपयोग होता था किसके लिए? कपड़े धोने में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में या नाली के रूप में। तो वलयकूप का निर्माण किस में किया जाता था? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कूड़ेदान के रूप में किया जाता था वलयकूप का यूज। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें और भी दिया गया है ऑप्शन सी, यानी सी और डी नाली के रूप में भी किया जाता था, नाली के रूप में और कूड़ादान के लिए भी किया जाता था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, नाली के लिए भी किया जाता था और कूड़ादान के लिए भी किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गर्भगृह है, गर्भगृह जो है क्या है? गर्भगृह जो है बताया गया है, गर्भगृह क्या होता है? तो मंदिर में जो जहाँ पर मूर्ति रखा जाता है, किसी भी भगवान का जो या देवी देवता का जो मूर्ति रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला में दिया गया है कि मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, बी में यानी दूसरा में दिया गया मंदिर के अंदर एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और तीसरा दिया गया मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा सा महत्वपूर्ण बक्स है। और चौथा में दिया गया एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 58 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र या संप्रभुत्व। ठीक है, 1949 में जो है संविधान के जो है प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संप्रभु। इसमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है था कि प्रस्तावना में राज्य को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया जाए। ठीक है, इसमें डी भी सही हो जाएगा। ठीक है, डी। ठीक है, ए बी सी डी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा में अगर डी आ जाता तो ये पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 59 में दिया गया है कि एक जनपद पंचायतें भारत के किस स्तर पर काम करती हैं? गांव पर, ब्लॉक में, जिला या राज्य में? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी ये जनपद पंचायत जो है ये ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, जनपद किस लेवल पर होता है? तो ये ब्लॉक लेवल पर होता है। इसके बाद 60 में दिया गया है कि भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किसके नाम से जाना जाता है? काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, तो राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 61 में दिया गया कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था? 1947-48 में, या 1950-51, या 1951-52, या 1953-53? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1951 में शुरू हुआ था और 1952 में जा करके संपन्न हुआ था। 1951-52 में, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 1951 में शुरू हुआ था, 52 में जा करके समापन हुआ था। इसके बाद 62 में दिया गया कि
भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी कौन सा वाक्य जो है गलत है। इनमें दिया गया कि जनहित याचिका लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। दूसरा में दिया गया है कि अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और तीसरा में दिया गया कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। और चौथा दिया गया कि पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा जो है ये गलत वाक्य है। कौन सा गलत है, तो ऑप्शन तीसरा जो है ये गलत दिया गया, यानी केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का जो है मामला जो है उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये जो है गलत दिया गया, ये हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद 63 में दिया गया है कि भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया है। ये में दिया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दूसरा दिया गया कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, और तीसरा दिया गया कि यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, और चौथा दिया गया कि दहेज मृत्यु दंड अधिनियम। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 63 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। कब शुरू हुआ था, तो ये 2006 में लागू हुआ था। यह कानून एक महिला के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को मान्यता देने वाला पहला कानून है, और यह घरेलू हिंसा की परिभाषा को संपूर्णता प्रदान करती है। इसके बाद 69 में दिया गया है कि भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खादान या अन्य किसी हानिकारक काम में रोजगार में से प्रतिबंधित है। तो ये 14 साल के लिए, ठीक है, 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे खान या खादान में यूज नहीं कर सकते, उन्हें नहीं लगा सकते, ठीक है। 65 में दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें भारतीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है, अछूत, तिरस्कार, पिछड़ा या जूठन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, यानी जूठन, ठीक है। कौन सा कहलाता है, तो जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सा भेदभाव के लिए, तो ये जूठन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है सही है। पहला में दिया गया है कि राज्य सरकार का एक अंग होता है, सरकार जो है राज्य का एक अंग होता है। और दूसरा में दिया गया कि राज्य और सरकार और राज्य एक ही है, और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा दिया गया कि मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। और चौथा दिया गया कि कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला जो है सही है। सरकार राज्य का क्या है, एक अंग है, सिर्फ यही सही है। इसके बाद 67 में दिया गया है कि भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता यानी इंटरप्रेटर कौन है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका या संसद, ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, न्यायपालिका जो है क्या है, कानून का अंतिम व्याख्याता है, ठीक है। इसके बाद संवाद से क्या तात्पर्य है, यानी संवाद से आप क्या समझते या अर्थ है, ठीक है। पहला दिया गया कि पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, दूसरा दिया गया केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, और तीसरा दिया गया देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, और चौथा दिया गया कि देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संघवाद का मतलब होता है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, ठीक है, राज्य में भी और केंद्र में भी, ठीक है, इसे संघवाद कहा जाता है। इसके बाद 69 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। पहला दिया गया कि धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, और दूसरा दिया गया है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, और तीसरा दिया गया है कि राज्य समुदाय को पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और चौथा दिया गया है कि राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता है।
तो 69 नंबर क्वेश्चन में जो है इसमें से कौन सा कह रहा है कि लागू नहीं कर सकते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, राज्य जो है किसी भी यानी राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर यानी हस्तक्षेप कर सकता है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बाद 70 में दिया गया है, 70 में दिया गया कि महिला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंधित लगाती है। पहला दिया गया कि सूखे शौचालय का निर्माण, दूसरा दिया गया सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, और तीसरा दिया गया कि ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, और चौथा दिया गया कि अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लॉट का निर्माण। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन पहला, सूखे शौचालय का निर्माण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 71 में दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये पाठ्यपुस्तक चर्चा करती है, किसके बारे में चर्चा करती है, पहला दिया यानी ए में दिया गया कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, बी में दिया गया कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, और सी में दिया गया कि कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे हैं। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ए बी सी कहाँ है, ऑप्शन चौथा में, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 72 में दिया गया कि पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे। ए में दिया गया कि पांडुलिपि, बी में दिया गया कि लघु मूर्ति वाले खिलौने, सी में दिया गया गुफा चित्र, और डी में दिया गया कब्रगाह। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है प्राथमिक स्रोत का जो है हवाला देंगे, इसमें से कौन सा जो कह रहा है कि प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी बी सी डी। ठीक है, बी सी और डी ये प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि ये प्राथमिक स्रोत इसलिए है क्योंकि इसी सब को देख करके पांडुलिपि में लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी डी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 73 में दिया गया कि निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्र जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती है। तो ये दिया गया है कि ए में दिया गया है कि यानी पहला में दिया गया कि नए प्रश्न और विचार पर, दूसरा में दिया गया प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार पर, और तीसरा दिया गया कि सिल्क रूप यानी रेशम मार्ग का कुषाण द्वारा नियंत्रण, और चौथा दिया गया बौद्ध धर्म के समय ग्रामीण जीवन। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी प्रारंभिक जो है समुद्र तटीय व्यापार के बारे में बता रहा है इस कविता के माध्यम से। इसके बाद 74 में दिया गया है, 74 में दिया गया कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे उचित है। पहला दिया गया कि यह एक ऐसा विषय है जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए और बहुत उपयोगी नहीं है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि यह एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है, और तीसरा दिया गया है कि यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचारित करता है। ठीक है, और चौथा दिया कि यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करती है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 में दिया गया है, 75 में दिया गया है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और परिक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इसे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। ए में दिया अन्वेषण का, बी तुलना, सी विश्लेषण का। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ए केवल ए या बी और सी, ए और सी या ए बी सी। तो
तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 76 में दिया गया है, 76 में दिया गया है कि 76 में दिया गया है कि विद्यार्थियों 76 में दिया गया कि विद्यार्थियों के घरेलू सहायक यानी डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति प्रति सहानुभूति पैदा करने व संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी। पहला दिया गया कि कक्षा में घरेलू सहायक के एक वास्तविक उदाहरण की वास्तविकता को साझा करना। दूसरा दिया गया कि घरेलू सहायक के कार्यों पर वृत्त चित्र को दिखाना। ठीक है, और तीसरा दिया गया यह घरेलू सहायक को कक्षा में आमंत्रित करना। और चौथा दिया गया कि छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 77 में दिया गया है कि घरेलू कार्य 77 में दिया गया है कि घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। किस रूप में दर्शाना चाहिए? ए में दिया गया है कि यह एक ऐसा कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा यानी बी में दिया गया कि ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता होती है। और तीसरा दिया गया कि एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। और चौथा दिया गया यानी डी में दिया गया है कि एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सी और डी सही हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, महत्वपूर्ण इस कार्य यानी एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए और एक ऐसे कार्य जो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बताना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 78 में दिया गया है कि एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। पहला दिया ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में। दूसरा दिया कि निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु। तीसरा दिया गया कि सोच विचार और विस्मय हेतु। और चौथा दिया गया कि बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सोच विचार और विस्मय हेतु। ठीक है, इसके बाद 79 में दिया गया है कि एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का जो है विकास करते हैं। तो पहला दिया प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना। दूसरा यानी बी में दिया गया है कि सुनना और अन्वेषण। तीसरा में यानी सी में दिया गया अनुमान लगाना और बातचीत करना। और डी में दिया गया परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ए बी और सी तीनों सही है, लेकिन ये डी नहीं होगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद भक्ति तथा सूफी आंदोलन विषय पर पुनः योजना बनाते समय शिक्षा को केंद्रित होना चाहिए। पहला दिया गया तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन की चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलन के चित्रण पर। और बी में दिया गया कि भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर। ठीक है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 81 में दिया गया है कि कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से जो है उद्देश्य हो सकते हैं। ए में दिया गया कि तर्क करने के कौशल को अर्जित करना। बी में दिया गया है कि समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना। और तीसरा दिया गया है कि सी में दिया गया है कि अन्वेषण कौशल को विकसित करना। और डी में दिया परिकल्पना करने के कौशल को सीखना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी और सी, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 82 में दिया गया कि जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पहला दिया गया कि पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरा दिया गया कि अनिर्णित रखा जाना चाहिए, इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। और तीसरा दिया गया कि शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए। और चौथा दिया विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 83 में दिया गया नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है। ए में दिया गया आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए। दूसरा यानी बी में दिया गया है कि विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, केवल जो है बी सही है। ठीक है, यानी विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 84 में दिया गया है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, यानी 84 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्यपुस्तकों में किस रूप में दिखती है। ए में दिया गया कि महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ से अधिक होना। और बी में दिया गया कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में दिया गया है 85 में दिया गया इतिहास आधारित सिनेमा तथा तत्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्तचित्र का उपयोग पहला दिया गया, यानी ए में दिया गया खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए। बी में दिया गया पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए। और तीसरा दिया सी में दिया गया कि व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए। और चौथा दिया गया है डी में दिया गया है कि रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, सी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 86 में दिया गया सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, केंद्रित होना चाहिए। ये में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं तथ्यों तथा जानकारियों को सम्मिलित करना। बी में दिया प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 87 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्यपुस्तकों यानी टेक्स्ट जो होते हैं सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ए में दिया गया कि सुझाई गई पाठ्यपुस्तक एकमात्र स्रोत है जिनका उपयोग किए जा चुकी पाठ्यक्रम परिमित हैं। और बी में दिया गया कि सुझाई गई पाठ्यपुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। और तीसरा में दिया गया कि पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है। ठीक है, तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, केवल बी ही सही हो जाएगा, केवल ये बी जो है यही सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 88 में दिया गया है 88 में दिया गया है कि विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों को समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए। इनमें दिया आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना चाहिए। और बी में दिया गया कि किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मक होना चाहिए। और तीसरा में दिया गया सी में दिया गया आलोचनात्मक उद्बोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। और डी में दिया विज्ञापनों के आधार पर बेहतर उत्पाद की तुलना करना।
तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 89 में दिया गया है कि मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय, मानचित्र विषय पर जो है चर्चा करते समय एक शिक्षक, मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। ए में दिया गया कि दूरी और अनुमाप से नक्शा बनाना। बी में दिया गया कि रेखा चित्र और यथार्थ मापन। सी में दिया गया कि दिशा और अवस्थित चिन्ह। और डी में दिया गया चिन्ह और रंग। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी और डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसका 90 लास्ट क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन 90 में दिया गया कि विद्यार्थियों के अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं। ए में दिया गया है कि इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना। और दूसरा बी में दिया गया है कि इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। और सी में दिया गया है कि विद्यालय में विभिन्न शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्थानीय शिल्पकार को आमंत्रित करना। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नहीं, ए और बी जो है सही है, ए और बी सही है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एसएसटी का। अगर ये पूरा कर लेते हैं 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन, 2011 से लेकर के और 2024 तक का जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया था वो अगर कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है 50+ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में टकराने का चांस रहता है। ठीक है, आ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।